हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। इस पे रेलवे के द्वारा आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन और जेई और ग्रुप डी में पिछले 5 साल पीछे में जितना भी एग्जाम हुआ उस एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन का संग्रह है परमाणु संरचना का। तो पूरा चैप्टर 80 प्रश्न टोटल, इन 80 प्रश्न को यदि कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर परमाणु संरचना कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके बीच है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया आरआरबी जेई में 2 बार, एक बार 2014 में, एक बार 2019 में। कहता है सामान्यतः परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है? ये परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो न्यूट्रॉन होता है और क्या होता है? प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के कक्षा में चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विद्युत तटस्थीय डैश विद्युत तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है तो कौन होता है? तो इसमें होगा इसका राइट आंसर न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो की खोज जो किया था पाउली ने किया था 1930 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जानते हैं निगेटिव आवेश होता है इसमें, और प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है। पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन ने किया था, याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का था रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप डैश की खोज की थी। तो रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था? परमाणु के नाभिक का खोज किया था। किसका खोज किया था? परमाणु के नाभिक का क्वेश्चन खोज किया था। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास कहता है इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? तो समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन कहा जाता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन क्या है? तो ये एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? तो नेट आवेश के साथ उप परमाणु कण जो ऋण आवेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन बताया आपको ऋण आवेशित होता है, और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और प्रोटॉन जो होता है वो घन आवेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेशित होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणविक कण की खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की, या न्यूरॉन की, या न्यूट्रॉन की? सॉरी, देखिए यहाँ आपको उलझाने के लिए एक न्यूरॉन दिया है, एक न्यूट्रॉन दिया है। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ना कि न्यूरॉन की। ठीक है, न्यूरॉन आपका बायोलॉजी में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए सन 1906 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसको सम्मानित किया गया था बताइएगा? जे थॉमसन को। किसको? जे थॉमसन को 1906 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था 1906 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तभी तुरंत बताया, इलेक्ट्रॉन की खोज 1906 में जे थॉमसन ने किया था। इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? मतलब पॉजिटिव आवेश किस में होता है? इलेक्ट्रॉन में जानते हैं निगेटिव होता है, न्यूट्रॉन में जानते हैं आवेशहीन है, तो इसमें आवेश नहीं होता है, उदासीन है, या आवेशहीन भी कह सकते हैं। प्रोटॉन में पॉजिटिव आवेश होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? तो नेक्स्ट सवाल, हाँ, जिस उप परमाणु कणों में सामान्यतया उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उसे किस नाम से, मतलब जिस परमाणु कणों में उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उसको क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन कहते हैं, फोटोन कहते हैं, प्रतिकण कहते हैं, या न्यूट्रिनो कहते हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर। उसको क्या कहते हैं? प्रतिकण, एंटी पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, प्रतिकण कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया एक इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होते हैं कितना? तो एक इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन में आवेश जो होता है माइनस में होता है, ऋण आवेश होता है। तो ऋण तो यहाँ ऋणात्मक आवेश पूछा ही है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 3 टाइम पूछा था, आरआरबी जेई में पूछा, ग्रुप में पूछा है 2019 में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणु में मौजूद होता है क्या? देखिए किस परमाणु में पूछा गया है यहाँ पे न्यूट्रॉन मौजूद, किस परमाणु को छोड़कर सभी में न्यूट्रॉन मौजूद होता है? एक हाइड्रोजन ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसका परमाणु संख्या भी 1 होता है, परमाणु भार भी होता है। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बाद बाकी यहाँ कार्बन, मैग्नीशियम, क्रोमियम सब में न्यूट्रॉन उपस्थित है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिएगा न्यूट्रॉन डैश के अलावा सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद होता है। तो वही सवाल है जेई में पूछा है। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हाइड्रोजन के अलावा सभी में, जैसे कार्बन में भी न्यूट्रॉन है, नाइट्रोजन में भी है, ऑक्सीजन में भी। अभी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने भी बताएंगे आपको। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बताइएगा कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जीनॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, क्या होगा बताइए राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीनॉन। ठीक है,
क्या हो जाएगा, जीनॉन जो, देखिए न्यूट्रॉन में तो कोई कण नहीं होता, परमाणु ये तो न्यूट्रॉन परमाणु में उपस्थित होता है, प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये जीनॉन जो है परमाणु का उप परमाणु कण नहीं होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रोटॉन में घन आवेश कितना होता है, तो ये पॉजिटिव आवेश होता है प्रोटॉन में 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम, 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल दिया था किसने, तो बताना है कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था परमाणु कैथोड किरण का प्रयोग, तो जे थॉमसन के द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा जे थॉमसन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डायस का वर्णन नहीं करता है, किसका, तो नाभिक की उपस्थिति का, नाभिक के स्थायित्व का, परमाणु के आवेश का, या फिर आपका इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का करता है, परमाणु के आवेश का भी करता है, नाभिक की उपस्थिति का करता है, परमाणु के स्थायित्व का नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डायस पर परिक्षेपित किए जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा। तो किस पे, स्वर्ण का चादर था उसी पे, या चादर था उसी पे परिक्षेपित किया गया था। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण किस पे, स्वर्ण के चादर पे परिक्षेपित किया गया था। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज की गई थी, तो परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी। किसकी, परमाणु के नाभिक के खोज की गई थी रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन के पश्चात, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली डैश पर डाला गया था, चांदी के पन्नी पे, चांदी की प्लेट पे, एल्युमिनियम की पन्नी पे, या सोने की पन्नी पे, तो सोने की पन्नी पे डाला गया, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बोर के एटम के मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है, यह एक ही कक्षा में रहता है लेकिन तेज़ी से दोलन करता है, या प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है, या भीतरी कक्षा में जाता है, या अगले बाहरी कक्षा में जाता है, या क्या होता है, अगले बाहरी कक्षा में जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा बोर के एटम का मॉडल के अनुसार जो होता है यह अगले कक्षा में जाता है, राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, परमाणु के नाभिकीय मॉडल पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो परमाणु का नाभिकीय मॉडल जो था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बताइए इसका 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से किसे नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक कहा जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक किसे कहा जाता है, तो रदरफोर्ड को न्यूक्लियर फिजिक्स का नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल का आंसर दीजिएगा, परमाणु कक्षा या एनर्जी लेवल, इसका क्वेश्चन लिए हैं एटॉमिक ऑर्बिट, ठीक है। किसी परमाणु में कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा दिया जाता है, तो 2n², कहीं पे है ऑप्शन नंबर डी है 2n²। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, कहता है कक्षा m में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो KLM तीसरी कक्षा है, 7 कक्षा होता है, तीसरी कक्षा है, तो 2n² कर लेंगे, तो 2 गुना n कितना है, तीसरी कक्षा 3 का स्क्वायर 9, तो 9 गुना 2 कितना हो जाएगा 18, राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल फिर वही पूछा है लेकिन अलग अलग एग्जाम में पूछा है, ये ILP में पूछा है, ये भी ILP में अलग शिफ्ट में पूछा है। तो m में कितना होता है 18, 2n² करके देख लेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, n कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कई नंबर के से चालू होता है, KLM n, चौथा कक्षा है, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे 2n², मतलब 4 का स्क्वायर 16 गुना 2 32, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, फिर n में पूछा है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगी, ये JEE में पूछा है 32 हो जाएगा, और ये ग्रुप डी में पूछा है। दोनों सवाल एक ही है, देखिए दोनों सवाल एक ही है, ये देखिए 7 नंबर 8 नंबर, लेकिन एक JEE में पूछा है, दूसरा ग्रुप डी में पूछा है। तो आपको जो साइंस कर रहे हैं ये सारे एग्जाम में फ़ायदा करेगा। तीसरी कक्षा को डैश सेल के रूप में निरूपित किया जाता है, तो पहली कक्षा को K, दूसरी कक्षा को L, तीसरी कक्षा को M, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो तीसरे सेल में कितने होते हैं 2n² कर लेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 गुना 2 18 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2n² पे सेट कर लेंगे, ठीक है। तो n की जगह पे क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 2 18, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, m कक्ष या सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो m कितना है KLM तीसरी है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर 18, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 2 18, राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का आंसर आप बना के दीजिए, किसी परमाणु के m कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, बताइएगा।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, KLM। तीसरी कक्षा है तो 3 का स्क्वायर गुना 2, 9 गुना 2 18, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की आंसर भी दीजिएगा। एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, तो KL। एल दूसरी कक्षा है तो 2 का स्क्वायर 2n स्क्वायर पे पुट कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 गुना 2 8 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बताइएगा, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल हो सकते हैं। तो एक तत्व का परमाणु संख्या 13 है, 13 तो एल्युमिनियम का होता है, तो देखिएगा 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 और क्या हो जाएगा 3। तो कितना कक्षा में हुआ, 3 कक्षा में, 8 2 10 3 13, तो 3 कक्षा में तो सेलों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो 2n स्क्वायर इसमें भी कर लीजिएगा। तो चौथा है तो n की जगह 4, 4 का स्क्वायर 16 गुना 2 32, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा निर्भर करता है, तो 2n स्क्वायर पे ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। फिर वही सवाल है, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर का 2n स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। फिर वही सवाल है, एक कोर्स में इलेक्ट्रॉन लेकिन अलग अलग एग्जाम में पूछा है इसलिए लगाए हैं आपको। ये देखिए RRB JEE CVT 2 में, ये देखिए RRB JEE में लगाया, ये वाला देखिए RRB LP में लगाया। तो देखिए आप यदि सवाल को करते हैं तो आपको कहाँ कहाँ फ़ायदा करेगा। आप यदि LP का एग्जाम दे रहे हैं, टेक्नीशियन का एग्जाम दे रहे हैं, JEE का एग्जाम दे रहे हैं, NTPC का एग्जाम दे रहे हैं, तो सब में वही क्वेश्चन पूछा जाता है। बस क्या करना है आपको करते रहना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए 8 9 हाँ चलिए अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। तो इसमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 284 है, 284 है। तो देखिएगा बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 284। तो किसका हो जाएगा, फॉस्फोरस आता है 15 में, आर्गन आता है 18 में, यहाँ कितना है 2 8 2 10 4 14, तो क्लोरीन आता है 17 में, लेकिन यहाँ 14 सिलिकॉन, सिलिकॉन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ सिलिकॉन 14 में, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में देखिए सिलिकॉन 14 में आता है। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मेटल है आपके पास अल्कली अर्थ मेटल ये वाला है, ये जितना है अल्कली अर्थ मेटल है। आपके पास ये कलर का जो है ये ट्रांजिशन मेटल है, इसको हैलोजन फैमिली कहते हैं, इसको नोबेल गैस कहते हैं ये सारा। ठीक है, ये देखिए लेंथेनाइट सीरीज ये है आपके पास, ये सीरीज जो है लेंथेनाइट, ये सीरीज जो है एक्टेनाइट है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कितनी संख्या है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 हो जाएगा, कार्बन का परमाणु संख्या 6। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा, तो इसमें कई को कोष होगा, तो 2 को हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नंबर बी, या संयोजक इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसी को कहते हैं। कहता है कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं बताइएगा हीलियम को छोड़ के। ठीक है, तो यदि आप अक्रिया गैस वाला सीरीज में चलें तो हीलियम को छोड़ दीजिएगा, बाकी बात सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा, तो सबके बाहरी कोष में क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणु के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, अक्रिय परमाणु उसी को कहते हैं 18वां समूह, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है इसका राइट आंसर बताइएगा। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 5 है तो उस तत्व का नाम क्या होगा, तो 2 8 10 5 15, परमाणु संख्या 15 किसका है, 15 परमाणु संख्या किसका है, क्लोरीन का 17 है, क्लोरीन का 17 है, सल्फर का 16 है, मैग्नीशियम का 12 है, फॉस्फोरस 15 में आता है। क्या आता है फॉस्फोरस 15 में, हम लिखते हैं इसलिए नहीं है क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं मोबाइल से। ठीक है ना, तो मोबाइल से लिखना थोड़ा सा हाथ से लिखना प्रॉब्लम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या जो बाह्य कक्षा में रह सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या जो बाह्य तक कक्षा में रह सकते हैं, अधिकतम अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है 8 हो सकता है, जो कि बाह्य कक्षा में रह सकता है। ठीक है, कितना रह सकता है 8 को बाह्य कक्षा में अधिक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 8 नंबर सवाल कहता है कि उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम देखिएगा 12 आ जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा मैग्नीशियम का, तो 2 8 2 आएगा, तो इसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा।
उसके बाद लिथियम का कीजिएगा तो लिथियम आता है 3 में, तो 2 और 1 हो जाएगा। लिथियम का बारीक कक्षा में 1 होगा। सोडियम का 2 8 1 हो जाएगा, क्या सोडियम का 11 होता है और पोटेशियम का होता है 19, तो 2 8 8 और 1 हो जाएगा पोटेशियम का, ठीक है। तो 8 8 16 2 18 1 19, इस तीनों का जो ये तीनों तत्व होगा तो इसका बाहरी कोश में केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? ये क्रिटिकल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा इसका भी जोड़िएगा तो ये भी 36 है, ये जोड़िएगा 8 8 16 2 18 18 36 है। उसके बाद ये जोड़िएगा तो ये भी 36 है, ये जोड़िएगा तो ये 8 2 10 6 16 20 36 है, तो सब जोड़िएगा 36 से होगा। तो कैसे होगा? तो कैसे होगा तो उसके लिए अभी देखिए क्या होगा। 36 बैठाना तो सबसे पहले 2, पहला कक्षा में 2 होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 होता है, तो 2 के बाद 8 होना चाहिए। ये दोनों में है ना, ये दोनों काट दीजिए। 2 के बाद इसमें है, इसमें उसके बाद कितना होता है? 18 होता है, 18 होता है, तो 18 होता है तो 18 है, उसके बाद 8, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। तो 20 यहाँ पे दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो डी नंबर भी कट जाएगा, 20 नहीं होगा। 2 8 18 18 इस तरह से होता है 32, 2 8 18 18 32, तो इसमें 2 8 10 10 18 28 8 जो बचा शेष। कहता है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, 8 2 10 2 12, तो उस तत्व का नाम क्या है? तो उस तत्व का नाम क्या है? मैग्नीशियम। सोडियम 11 में आता है, मैग्नीशियम 12 में आता है, पोटेशियम 19 में आता है, और रेडॉन कितना में आता है बताइएगा? रेडॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? 86 होता है। कितना होता है? 86 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, पोटेशियम का 19 होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा? तो सबसे पहले मैग्नीशियम का आपको जो है परमाणु संख्या आना चाहिए। क्या आना चाहिए? परमाणु संख्या आना चाहिए। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12, ठीक है। तो इसमें बांटेंगे तो किससे बांटेंगे? पहले 2 बांटेंगे, फिर 8 बांटेंगे, 8 2 10 और उसके बाद 2, तो 282 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होगा? तो 8 को परमाणु को बांटना है तो क्या होगा? 2 के बाद 2 को बांट लिया, उसके बाद 6, 2 6 होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ये सी नंबर तो होगा ना, 4 से चालू होगा ना, 4 से चालू होगा ना, 2 4 2 इस तरह दिया है ना, 2 और 6 होगा, बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कैसे पहचानेंगे? तो उसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? धातु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाहरी कोश में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 है, 1 2 या 3 बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 3, लेकिन इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर। और इसे यदि आपको 1 से 20 तक याद है तो ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे? तो 8 पहला वाला जोड़िएगा, तो पहला वाला जोड़िएगा तो 8 2 10 3 13, 13 में आता है आपको एल्युमिनियम, एल्युमिनियम तो धातु ही है। सी नंबर को जोड़िएगा, 8 2 10 1 1 11, 11 में आता है सोडियम, सोडियम धातु है, इतना तो पता होना चाहिए ना। 2 1 3, 3 में आता है लिथियम, लिथियम भी धातु है, लेकिन 4 और 2 और 6 8, 8 में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन धातु नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बताइएगा। नेक्स्ट सवाल का राइट आंसर तो यहाँ पूछा था कि कौन सा धातु नहीं है, तो 2 6 वाला। 4 नंबर सवाल इसका राइट आंसर दीजिएगा। टोटल 80 सवाल हैं। जिस परमाणु की कक्षा के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है? तो उसकी संयोजकता पूछिए, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होती है, संयोजकता क्या होता है? 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होता है जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है। तो ये अक्रिय गैस वाला जितना हीलियम नियॉन आर्गन, हीलियम को छोड़कर बाहरी कोश में संख्या पूर्ण होती है। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन इस सब में बाहरी पूर्ण होती है। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन सब में हीलियम को छोड़ के सब में 8 होता है, लेकिन संयोजकता जो होती है वो 0 होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। समान रासायनिक गुण वाले 2 तत्वों को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो उसमें क्या होता है? तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होगी, तत्वों में परमाणु संख्या भिन्न होगी, या तत्वों में परमाणु द्रव्यमान समान होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे कि देखिएगा नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इस सब का संयोजी इलेक्ट्रॉन लास्ट में देखिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना है? 8 8 है। यहाँ पे एक ही गुणधर्म का ये सब तत्व है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सबका समान होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। किसी तत्व के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
किस तत्व के? बाइकोस में 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए पोटेशियम होता है 19 का कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बाइकोस में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। कैल्शियम का होता है 20, इसके बाइकोस में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सोडियम का होता है 11, इसके बाइकोस में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। लिथियम का होता है 3, इसका बाइकोस में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, डाइस में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। बाह्यतम कक्षा पूरी तरह कौन सी धातु की भरी होती है, कौन सा तत्व का? तो जिनॉन है, फ्लोरीन है, रेडियम है या स्केडियम है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, फ्लोरीन, जिनॉन। जिनॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? 54 होता है। बाह्य कक्षा पूरी तरह से भरी होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा जिनॉन, फ्लोरीन, रेडियम, स्केंडियम। जिनॉन का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8, 18, 18 और 8 हो जाएगा। 8, 8, 16, 2, 18, 18, 36, 18, 54। तो इसका बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से फुल रहेगा। ठीक है। जिनॉन का परमाणु संख्या क्या होता है? 54 होता है, 54 होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है, पहले आवर्त में दोनों तत्व के डाइस में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले आवर्त के दोनों तत्वों में डाइस में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें होगा बताइएगा। पहले आवर्त में दोनों तत्व के डाइस में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले आवर्त में 2 तत्व क्या है? एक तो हाइड्रोजन है, एक हीलियम है। तो इसका एक ही है, इसका 2 है परमाणु संख्या। ये के कोष में आ जाएगा, के सेल में समा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। के कहा कि के में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो पहली कक्षा है तो 1 का स्क्वायर इंटू 2, 2 है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 19 नंबर, 9 नंबर है। नंबर पे ध्यान नहीं दीजिए, बस चलते चलिए। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखती है। तो परमाणु क्रमांक 17 है, तो 17 में क्या जोड़ दें जो समान हो जाएगा? तो 2, 8, 8, तो 2 के बाद 8, 8 मैजिक नंबर लगेगा 18। ऐसे ही चलता है मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32 प्लस अधूरा। तो यहाँ तक तो हो गया है, 17 तक हो गया। अगला नंबर ये जोड़ेंगे 18, 18 और 17, 18 दूना 34 का आधा, 18 दूना 36 का आधा, 36 से एक कम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35। 18 जोड़ देंगे 17 में तो 35 हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। डाइस के बाह्यतम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किसमें होता है? धातु के। तो धातु के बाह्यतम कोष में कितना होता है? 1 से 3 इलेक्ट्रॉन, और धातु में फिर 5, 6, 7, 8। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डाइस इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। किसका? तो यहाँ पे आपको याद रहेगा तब, आर्सेनिक और बिस्मिथ, ये दोनों एक ही ग्रुप में है देखिएगा। 83 और 33 परमाणु संख्या 83 एक ही है, तो इसका क्या होगा? समान होगा। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डाइस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, तो इसी में ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर है। और डाइस तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ तीसरी कक्षाएं होती हैं। तो देखिएगा 3 कक्षाएं भी होगा, बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो किसमें होगा? हीलियम को छोड़ दीजिए, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। डाइस तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है, तो किसमें होगा? आर्गन में होगा। नियॉन में 10 होता है परमाणु संख्या, तो 2 और 8 में खत्म हो जाएगा। आर्गन में 2, 8, 8 चलेगा 3 कक्षा में। जेनॉन उसके बाद ही होगा, जेनॉन 54 में हो जाएगा। जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टन ये सब बाद में होगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 3 कक्षा ज़्यादा हो जाएगा उसमें। और धातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डाइस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्षा में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और धातु में पूछेगा तो 1, 2, 3। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है? तो कौन सा में? आर्गन में। आर्गन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षा में। आर्गन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षा में और 3 कोष होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? हाँ, तत्व ए और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। ठीक है। ए और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, जैसे ए का ये पूरा और बी का दिया गया है ये पूरा। तो इन तत्वों में समायोजित द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र लिखिए। तो ए में देखिएगा ऑक्टेट 2, फिर 6, 2, 8। तो यहाँ ए में 1 बच गया, तो 1 चला जाएगा बी वाला में। ठीक है। बी में 1 यहाँ पे है, और इसमें देखिएगा 2, 2, 4, 2 खत्म हो जाएगा यहाँ पे, 8 और उसके बाद 4, 2, 6। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है, तो संयोजकता क्या हो जाएगा? बी का संयोजकता 2 हो जाएगा।
तो 2 आ जाएगा ए के पास, और ए का संयोजकता क्या था, 1 था, तो 1 आ जाएगा बी के साथ। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन परमाणु में कितना होगा? ऑक्सीजन का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 6 होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6 का हो जाएगा। ठीक है, संयोजकता 2 हो जाएगा। नीचे दिए गए तत्वों में से डैश का आकार सबसे छोटा आता है। तो देखिएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 3 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो सभी का क्या होगा? समान होगा। देखिए, परमाणु संख्या 12 होता है मैग्नीशियम का, सोडियम का 11 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का क्या होता है? 13 होता है। तो यहाँ पे सबसे छोटा आकार पूछा है, तो इसमें यदि प्रोटॉन की संख्या देखें तो सोडियम में 11 प्रोटॉन हो जाएगा, एल्युमिनियम में 13 होता है, तो 13 में से 3 तो निकल जाएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? जितना प्रोटॉन उतना, देखिएगा इसमें सोडियम है, एक बार मिटाते हैं इसको। सोडियम है पहला तत्व, इसमें प्रोटॉन की संख्या 11 होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा इससे, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ मैग्नीशियम में भी जितना प्रोटॉन की संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या, लेकिन यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगा। 12 होता है मैग्नीशियम का ना, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आ जाएगी? 10 हो जाएगी। ये तीनों का क्या होगा? समान होगा। तो तत्वों में डैश का आकार सबसे छोटा होगा, तीनों का आकार समान होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 वाले तत्व की पहचान कीजिए। तो 2 6 8, 8 में क्या है? ऑक्सीजन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नाइट्रोजन का 7 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, याद रखिएगा। इसमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो धातु का होगा, तो 3 होगा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो 2 8 7 होता है, तो इसकी संयोजकता कितनी है? तो ऑक्टेट पूरा करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो संयोजकता क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा? सबको जोड़ लेंगे, तो 8 2 10 7 17, 17 में क्या आता है? क्लोरीन, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो जितना परमाणु की संख्या उतना प्रोटॉन की संख्या, तो परमाणु की संख्या निकालने के लिए जितना सबको जोड़ लेंगे, 8 2 10 5 15, तो परमाणु संख्या 15, प्रोटॉन की भी संख्या 15, प्रोटॉन की संख्या बताना था, और इसका किसका परमाणु संख्या 15 होता है? फास्फोरस का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलिए। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है? तो 8 2 10 3 13, 13 किसका? एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट। सोडियम के 11, आर्गन का 18, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हीलियम परमाणु के बाहरी आवरण में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम में कितना होता है? हीलियम के बाहरी में 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा? 2। ठीक, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का सही वितरण, एल्युमिनियम 13 में 2 8 3 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 3 होगा, तो 2 8 3, तो यहाँ ना है 2 8 2 है, ये नहीं है, 2 8 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, तो आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे 2 के बाद यहाँ 8 8 2 10 और 10 और 5 15, तो 15 तो हो गया। तो यहाँ पे मैजिक नंबर क्या आता है? 2 8 8, तो यहाँ तक तो यूज़ हो गया। 8 8 18 18, 8 के बाद क्या होगा? 18 जुटेगा, तो 15 और 18 33, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है, क्या है? 2 8 और 4 है, तो तत्व का नाम क्या है? तो तत्व का नाम क्या होगा? 8 2 10 4 14, 14 में कौन सा तत्व है? मैग्नीशियम 12 में, पोटेशियम 19 में, सोडियम 11 में, सिलिकॉन 14 में, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 है, इस तत्व का नाम बताइए। तो 2 8 8 1 कितना होगा? 8 8 16 2 18 1 19, 19 में किसका परमाणु संख्या? पोटेशियम का, सोडियम का 11, रेडॉन का कितना होता है? मैग्नीशियम का 12, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, ठीक है, पोटेशियम का 19 होता है। रेडॉन का कमेंट करके बताइएगा रेडॉन का कितना होता है परमाणु संख्या। रोडियम, यहाँ पे एक तत्व रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? तो रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? रोडियम का परमाणु क्रमांक कितना, पहले यही नहीं पता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ निकालेंगे सर? 45 होता है। कितना होता है परमाणु संख्या? 45, तो 45 होता है। तो देखिएगा 2 8 8, उसके बाद 18, उसके बाद 18, तो 2 8 8 18 18 36, 36 और 36 के बाद 9 होगा, तो यहाँ 9 होगा, 9 होगा तो किस में जाएगा? देखो 1s2, 1s2, और बाद 2s2 2p6, और बाद 3s2 3p6,
तो कितना हो गया, 6 6 12, 8 8 16, 2 18। अब पी के बाद क्या होगा, डी होगा, 3D 10, उसके बाद 4S2, 4P 6, अब 4D 8, 4 में गया SPD, उसके बाद फिर 5 में, तो यहाँ पे कितना हो गया, टोटल संख्या ये जोड़ लीजिए, संख्या जोड़िएगा तो 45 पूरना चाहिए बाबू साहब। 5 1 6, यहाँ ऊपर वाला जोड़िएगा, 5 1 6, 6 6 12, 2 18, 18 6 24, 24 2 26, 2 28, वो इसमें 28 एक है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। इसके बाद इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 6 8, 8 2 10, 10 6 16, 16 2 18, 18 8, 18 2 20, 6 26, 26 5 31, इसमें भी नहीं होगा। तो यहाँ पे रोडियम का परमाणु संख्या ही 45 होता है, इसका जोड़िएगा तो आ जाएगा आंसर। देखिएगा कैसे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 6 10, 10 2 12, 6 18, 10 28, 28 2 30, 30 6 36, 36 और 8 1 9, 36 9 45। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसा सवाल पूछा था, RRB NTPC का तो 2021 का ही सवाल है, ठीक है, देख लीजिए एक बार बढ़िया से। उस तत्व का नाम बताए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, 8 2 10 7 17, 17 में क्या है, क्लोरीन है, 17 में क्या है, क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर। अरे हीलियम है आपका 2 में, हाइड्रोजन 1 में, कार्बन 6 में, बाद बाकी ऑप्शन तो यही है। एक हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को पहले तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है, संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को घटाया नहीं जा सकता। क्यों, हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत था, तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिमान कण की स्थिति और संवेग एक साथ ठीक नहीं मापा जा सकता है। क्या, किसी गतिमान कण की स्थिति और संवेग एक साथ ठीक से नहीं मापा जाता है, या दो काम एक साथ ऐसे भी करेंगे तो ठीक से नहीं होगा। यदि एक राशि अधिक शुद्धता मापी जाएगी तो दूसरी मापन में उतनी अशुद्धता बढ़ जाएगी। यदि किसी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता एक कण की स्थिति को घटाया नहीं जा सकता है क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसी तरह यदि आपको इसी तरह क्लास करना है एक एक चैप्टर वाइज, आज तो चैप्टर ख़त्म हो गया ये वाला, टोटल लगभग 80 स्लाइड थे मेरे पास। और इसी तरह यदि आपको डेली करना है क्लास तो कमेंट करके बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, और यदि हम आपके लिए कुछ सुधार कर सकते हैं तो वो भी बताइएगा। साथ ही साथ हमारे पास ना अभी माइक है, ना ही डिजिटल बोर्ड है, ना ही लैपटॉप है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है मेरे पास। बस मोबाइल से ही पंखा बंद करके हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो उतना एक्सप्लेन लिख तो नहीं पाते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कंटेंट दें, क्योंकि हम कंटेंट पे ही काम करते थे, बीच में आपको नोटिफिकेशन, क्योंकि मेरे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है अवेलेबल अभी, तो हम आपको मोबाइल से ही वीडियो दे पाएंगे, चाहे तो फेस के माध्यम से, चाहे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से, ठीक है। तो आप बताइएगा यदि इस तरह से कंटेंट चाहिए, क्योंकि हम मैथ्स भी पढ़ाते हैं, मैथ्स ही पढ़ाते हैं, साइंस का तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैथ्स ही पढ़ाते हैं, तो मैथ्स इसमें करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि मैथ्स के लिए आपको लिखने की आवश्यकता अधिक होती है। हम ऐसे ऑरली भी मैथ्स बता सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि हम ऑरली मैथ्स को लेकर आएँ, लेकिन आपको उतना पेशेंस रहना चाहिए, उतना समझने का क्षमता आपके माइंड में रहना चाहिए कि मेरा जो ऑरल मैथ है कि हम मुँह से बता सकते हैं मैथ को, लेकिन यदि हम मुँह से समझा दें आपको मैथ और आप यदि समझ लें उतना, हम मुँह से ही सॉल्व कर लें गणित के सवाल को, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन समझ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। हाँ, इस तरह टिक विक लगा सकते हैं, ज़्यादा लिखना परेशानी है, इस पर ज़्यादा तो नहीं लिख सकते, कम बेसी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। इसका PDF जो आपको टेलीग्राम में और व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सअप चैनल है शुभम शांडिल्य नाम से सर्च करेंगे, या टेलीग्राम चैनल है तिलक एजुकेशन पटना के नाम से सर्च करेंगे तो आ जाएगा, या फिर मेरे व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा 7481835146। इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा सारे का, वहाँ पे आप ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं।